नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय के उत्थान के लिए हरियाणा में कई बड़े योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकूला पहुंचे, जहां उन्होंने खड़क का दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और स्लम बस्तियों के पुनर्वास की प्लानिंग पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचकूला की बस्तियों के लोगों का पुनर्वास कैसे किया जा सके, इसको लेकर सरकार विचार कर रही। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के हित में कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश विकसित राज्य के रूप में उभरकर सामने आ रहा है और गरीब जरूरतमंदों का उत्थान हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला पहुंचे, जहां उन्होंने खड़क मंगोली समेत पंचकूला की स्लम बस्तियों का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के पुनर्वास योजना को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा, पंचकूला की बस्तियों के लोगों का पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, इन सबको देखते हुए एचएसवीपी के जिम्मे लगाया गया है। देखिए मित्रों, पंचकूला का काफी एरिया अब ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़क मंगोली का एरिया है। इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक नहीं चला पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि लैंड का जो पीस है 59 एकड़ जहाँ लैंड बनाई गई है, जो अपने सबने देखी है, और इसमें किस प्रकार को उनको रिहेबिलिट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम उसका बना करके और एचएसवीपी के जिम्मे हमने लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है इस 59 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ पीडब्ल्यूडी का भी इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सबसे बात करके, मीटिंग करके इसको जमीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्त तय करके उनको कुछ सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कुछ सरकार लगाएगी। आवश्यकता पड़ने तो बैंक से भी लोन लेकर उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7,000 है, कितने 7,500 ऐसी ये डिग्रीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय, उनको सबको इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। साथ ही घग्गर एरिया में कुछ लैंड ऐसी है जो एक्वायर की थी एचएसवीपी ने, लेकिन उसका भी उपयोगिता इसलिए नहीं है कि वहाँ बहुत जमीन नीचे है। और उसका भी मैंने आज कहा है कि कितना घग्गर को सेव करते हुए, सुरक्षित उसका पानी का बहाव करते हुए उस जमीन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आज मैंने बोला है। तो ये मीटिंग करके और उसकी जानकारी देंगे, ताकि ठीक सम्यक विकास में किसी को बाधा ना आए, लेकिन इस विषय को जो वर्षों पेंडिंग है इसको पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुनर्वास की योजना पर काम किया जा रहा है। घग्गर एरिया में कुछ जमीन ऐसी है जो एचएसवीपी की तरफ से कुछ जमीन एक्वायर की गई थी। घग्गर के पानी को सेवा करते हुए उसे जमीन का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर भी मंथन हुआ है। स्लम फ्री करने को लेकर हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी। कई तरह के मॉडल पर काम किया जाएगा। देखिए, वैसे तो ये हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी, क्योंकि किस शहर में कितनी जमीन अवेलेबल है और किस शहर में किस टाइप के वो लोग हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, एनक्रोचर्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों से वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सहायता करेंगे तो अच्छी कॉलोनी उसकी बन सकती है। कहीं हम प्लॉटेड का व्यवस्था करेंगे, कहीं हम मल्टी स्टोरी G+3 का विचार भी मन में आता है, वो हम करेंगे। आज प्रातःकाल में चंडीगढ़ का जो रिसेंट 2012 में हुआ था, फिर बाद में 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, दोनों कॉलोनीज हमने स्पीकर साहब और मैं हम लोग गए थे।
केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और प्री अलॉटमेंट भी होती है और बैंक से लोन लेकर के उनको देने के बाद वो भी होती है। तो ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल पर काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से ये चीज़ें हो सकें, ऐसा सब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय की सोच के तहत गरीब व्यक्ति को घर कैसे मिले, इसको लेकर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज सुबह चंडीगढ़ की स्लम बस्तियों का दौरा किया है, वहाँ किस तरीके से पुनर्वास किया गया है, वहाँ जायजा लिया है। जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं, वो समस्या भी दूर हो जाएगा, लोगों को छत भी मिल जाए, ये कोशिश रहेगी। देखा जाए तो आज का ये मेरा भ्रमण है उसी कारण से ही है कि इन गरीबों को भी सुविधापूर्वक इनके मकान बना के दिए जाए। और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं, निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के गरीब और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं ताकि गरीब परिवार विकास की राह पर अग्रसर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की ये छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के 9.5 साल के विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S
5S को प्रमोट किया हमेशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9.5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं। यही वजह है कि हरियाणा की युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में लड़कियों के शिक्षा के सपनों को उड़ान मिली है, जिससे प्रदेश की छोरों के हर क्षेत्र में प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है। और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा के आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई। और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है। 21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल खोले हैं और 4,000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1,074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, साल 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजेश धनखड़ भिवानी से। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर आपको बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नरेश मेहता, जो कि भिवानी से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। में ये निर्देशित किया गया है हमें विभाग द्वारा कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनके पास विभाग की तरफ से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके विरुद्ध जो है हम सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से सूचना ले रहे हैं और उन सभी को स्थानीय और एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार में हम उनके नाम प्रकाशित करेंगे
और सभी अभिभावकों को, समाज को इस बारे में बताया जाएगा कि ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला ना करवाएं, क्योंकि इस सत्र में भी जो है, जो अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय है उनको भी अंतिम अवसर दिया गया है कि वो या तो अपनी फीस जमा कराएं, बॉन्ड भरें, एश्योरेंस राशि दें और उसके बाद वो मान्यता प्राप्त करें। तो विभाग हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि बच्चों को एक उचित शिक्षा मिले और उचित माध्यम से मिले, और इसी के लिए विभाग द्वारा कल ही एक लेटर जारी किया गया है कि यदि कोई ऐसा विद्यालय खोलता है, कोई संस्था, कोई इंडिविजुअल या कोई ट्रस्ट बिना मान्यता के अगर कोई विद्यालय खोलता है तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा और उसके विरुद्ध हरियाणा स्कूल नियमावली 2003 के नियम 191A के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग सबको ट्रैक कर रहा है, स्कूल का बच्चा स्कूल में ही रहे, एकेडमियों के लिए भी एक नए दिशा निर्देश तैयार हो रहे हैं और पीछे भी आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जो है एडवाइजरी भी जारी की गई है, उसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो हमारी विभाग भी उस पर कार्य कर रहा है, जो ही हमें निर्देश प्राप्त होंगे उनको उसी समय लागू कर दिया जाएगा। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी? ए 11 जनवरी 2019, बी 13 जनवरी 2023, सी 15 जनवरी 2010, डी 12 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।